हेलो बच्चों, आपका स्वागत है फिजिक्स की अपनी क्लास में। मैं हूं अनुज काम्बोज। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी कक्षा 12 बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे। तो इसलिए हम भी आपके साथ साथ कुछ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 संधारित्र की धारिता, और उससे कुछ समांतर और श्रेणी क्रम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपको बोर्ड पर दिखाई भी दे रहे होंगे। आज इन क्वेश्चन को हम हल कराएंगे। ठीक है, ये आपके क्वेश्चनों में से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन छटे हुए हैं जो आपके ट्रेंड में चल रहे हैं। ट्रेंड का मतलब जो अब बोर्ड परीक्षाओं में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपका यह है। ठीक है, और इस पहले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, बिंदु ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तो तुल्य धारिता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको परिपथ में समांतर और श्रेणी क्रम छांटना होगा। और समांतर और श्रेणी क्रम के लिए आपको देखना होगा कि यदि कुछ प्लेटें एक बिंदु से और उसकी अन्य दो प्लेटें मतलब अन्य प्लेटें किसी दूसरे बिंदु से जुड़ी तो वो समांतर क्रम है। मतलब बहुत सारे संधारित्रों की पहली प्लेटें किसी एक बिंदु से और दूसरी प्लेटें किसी एक बिंदु से जुड़ी है तो वो समांतर क्रम होगा। और यदि प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट उससे अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी है तो वहां पर आपका श्रेणी क्रम होगा। जैसे यदि मैं इसकी बात करूं तो जैसे आपका बिंदु ए ये है तो आपका एक वायर ये आपका ये वाली प्लेट भी किससे जुड़ी है, बिंदु ए से। और देखा जाए तो ये जो वायर गया है ये वायर ही इस संधारित्र से भी जुड़ा है और इस संधारित्र से भी जुड़ा है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन 1 के जो सॉल्यूशन में होगा, हम जानते हैं कि इस बिंदु ए से आपकी 3 प्लेटें जुड़ी है। पहली ये, दूसरी ये वाली भी, और तीसरी ये वाली भी। और अन्य जो प्लेटें हैं बिंदु बी से इसी प्रकार ये, और इधर की जो दूसरी इसकी अन्य प्लेटें है वो बिंदु बी से जुड़ी है। तो बिंदु बी ये, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको यहाँ बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा होगा कि ये क्रम आपका जो है कौन सा क्रम है। आप जानते हैं कि पहली सारी प्लेटें किसी एक बिंदु से जुड़ी है और दूसरी सारी की सारी प्लेटें किसी दूसरे बिंदु से जुड़ी है। तो इसकी धारिता कितनी है, 3 माइक्रोफैराड। इसकी कितनी है, 4 माइक्रोफैराड। और इसकी कितनी है, 5 माइक्रोफैराड। ठीक है, यह आपका C1, यह आपका C2 और यह आपका C3। तो अब कैसा क्रम है, आपको बिल्कुल यहाँ से स्पष्ट दिख रहा है कि C1, C2 और C3 का समांतर क्रम में, मतलब तीनों ही संधारित्र आपके समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो समांतर क्रम में तुल्य धारिता क्या होगी, तुल्य धारिता C बराबर फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। आपकी C1 की वैल्यू कितनी है, 3, इसकी है 4 और इसकी है 5। तो C बराबर 4 3 9 और 5 14 माइक्रोफैराड। ठीक है ना, 5 4 9 3 12, सॉरी। तो आपका जोड़कर 12 माइक्रोफैराड आ गया है। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है बोर्ड पर, हल करने की कोशिश कीजिए।
अब इसमें आपको क्या दे रखा है, बिल्कुल आपका सर्किट यही है, लेकिन इसमें इन दो जगहों पर भी संधारित्र हमने लगा दिए है। अब इसमें क्या होगा आपके क्वेश्चन में, इस वाले में देखिए अब ध्यान से, आपका जो ये पॉइंट है ए, ये आपका ए पॉइंट हो गया, और उधर आपका क्या पॉइंट है, एक बी पॉइंट। अगर मैं यहाँ पर इस पॉइंट को सी मान लूँ और इस पॉइंट को डी मान लूँ, तो ये पॉइंट हमने एक पॉइंट यहाँ पर लिख लिया सी और एक पॉइंट यहाँ पर लिख लिया डी, ठीक है ना। अब ए और सी, ए के और सी के बीच 3 माइक्रोफेड का संधारित्र जुड़ा है, तो ये जुड़ गया, कितने का है ये, 3 का। फिर सी और डी के बीच, ये आपका सी डी है, और सी डी के बीच कितने का जुड़ा है, यह है आपका 8 माइक्रोफेड का। उसके बाद ए और डी के बीच 3 का, ये वाला, ये भी कितने माइक्रोफेड का है, 3 माइक्रोफेड का। उसके बाद सी और बी, यानी कि बी सी के बीच में जुड़ा है 6 का। बी सी कहाँ है आपका, ये तो ये आपका है 6 माइक्रोफेड का, ठीक है। और बी एंड डी के बीच में कितने का है, 6 का। तो आपका इस प्रकार का सर्किट बन चुका है। अब ये आपका जो सर्किट है, ये है आपका व्हीटस्टोन सेतु, ठीक है। अब व्हीटस्टोन सेतु देखते किस प्रकार है। हम जानते हैं इसमें कि इस भुजा में कितने धारिता का संधारित्र है, 3 का, और इसमें भी कितना है, 3 का। तो 3 से 3 कटकर कितना आया, 1। इसमें कितने का है, 6, और इसमें भी कितने का है, ये 6 का। तो आपका यहाँ अगर मैंने वैल्यू को नाम दे दूँ C1, C2, C3, C4 और C5, तो क्या होगा आपका, ये है C1/C2 बराबर 3/3 1। इसी प्रकार आपका C3/C4 कितना आएगा, 6/6, तो 1 है। तो यहाँ से आप जानते हैं कि जो 1 है किसके बराबर है, C1/C2 के। तो अब आपका जो C1 है, C1/C2 वो C3/C4 के बराबर आ चुका है। भाई इसकी वैल्यू भी आपकी C1/C2 की 1 आई, C3/C4 की वैल्यू भी 1 है। तो यहाँ से आप सामान्य कह सकते हैं कि आपके पास C1/C2, इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ, आपके पास जो आया है वो C1/C2 बराबर C3/C4 आ गया है। अगर इस प्रकार की कंडीशन आपके पास बन जाए तो ये जो सर्किट है वो आपका क्या होगा, व्हीटस्टोन सेतु होगा। यानी क्या है ये आपका, व्हीटस्टोन सेतु। अब व्हीटस्टोन सेतु की एक कंडीशंस होती है कि अगर ये व्हीटस्टोन सेतु है तो इस परिपथ में, इस वाले में कोई धारा नहीं बहेगी, यानी कि C5 में धारा नहीं बहेगी, मतलब आवेशित नहीं होगा। तो जो आपका संधारित्र C5 है उसका इसमें कुछ यूज नहीं होगा। तो आपका C5 प्रयोगहीन संधारित्र है, मतलब इसका सर्किट में कोई उपयोग नहीं है। तो आपके पास बस केवल ये बचे, एक ये और एक सर्किट ये। अब आप जानते हैं कि ये वाला श्रेणी क्रम में होता है और ये भी श्रेणी क्रम में होता है। तो आप कह सकते हैं कि C1 व C3 का
श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता कितनी होगी? तुल्य धारिता आप जानते हैं कि जो C डैश होगा होगा C1 गुना C3 बटे C1 प्लस C3 फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो अब क्या करोगे, वैल्यू रख दीजिए। जो आपका C डैश बना है, C1 की वैल्यू आपके पास कितनी है 3, C3 की वैल्यू कितनी है 6 और 3 प्लस 6, तो C डैश कैसे 6 3 18, 6 3 9 और 9 दूनी 18। तो आपके पास कितना बन चुका है C डैश 2 माइक्रोफैराड। इसी प्रकार C2 और C4 भी श्रेणी क्रम में होंगे। तो C2 व C4 का किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। अब C डबल डैश भी कितना आ जाएगा? बिल्कुल सेम इसी प्रकार, वो भी 2 माइक्रोफैराड आ जाएगा। तो अब क्या करोगे, आपका यहाँ पर ये आपका जो 2 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड का है, यह है आपका समांतर क्रम में, यानी कि C डैश व C डबल डैश का किसमें? समांतर क्रम में। अब समांतर क्रम में आप सिंपल फॉर्मूला है C बराबर C डैश प्लस C डबल डैश, यानी कि 2 प्लस 2 प्लस 4 माइक्रोफैराड। ठीक है ना? तो इस प्रकार आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 को आप देखिए ध्यान से और करने की कोशिश कीजिए वीडियो को पॉज करके। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या क्या दे रखा है? बहुत सारे सर्किट में संधारित्र दे रखे हैं। तो चलिए पहले हम इन्हें मान लेते हैं। ये आपका C1 है, ये आपका C2 है, ये आपका C3, C4, C5 एंड C6। ठीक है ना इतनी बात? अब हम क्या करेंगे, जब इस प्रकार के सर्किट में आप देखना चाहते हैं कि कौन श्रेणी क्रम और समांतर क्रम है, तो छोटा सा ट्रिक लगा सकते हैं कि आप प्लेट से, यानी कि धन प्लेट से बैटरी की चलना शुरू कीजिए या किसी बिंदु से चलना शुरू कीजिए। अगर आप किसी एक रास्ते में चल रहे हैं और सारे संधारित्र एक के बाद एक रास्ते में पड़ रहे, भले ही घूम रहा हो रास्ता, यानी कि प्लेटें एक के बाद एक करके जुड़ी है, तो श्रेणी क्रम होगा। और यदि चलते चलते 2 रास्ते बट गए, यानी कि एक वायर इधर और एक वायर इधर से, तो संधारित्र आपका जुड़ा है। यानी कि सिंपल सी बात यह है कि एक सर्किट पे चलते चलते अगर आपके 2 रास्ते बट गए, तो इसका मतलब वहां पर होगा आपका समांतर क्रम। तो देखिए जैसे हम चलते हैं, ये चला, अब यहां पर आकर आपका एक रास्ता इधर पहुंच गया और एक रास्ता इधर, तो यह आपका यहाँ आप जानते हैं कि ये आपका समांतर क्रम है। अब इसमें आपका सिंगल है तो कोई दिक्कत नहीं। जब आप इसमें चलोगे तो इसमें चलते चलते यहाँ पर आपका 3 रास्ते बट गए, 3 रास्ते है तो समांतर क्रम है। अब इसे आप पहले तो एक बना लोगे, यानी कि जब भी आपको किसी एक रास्ते में एक से अधिक संधारित्र मिले तो उनको आपको एक बनाना है। एक का मतलब या तो वे श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे या समांतर क्रम में। तो हमने देखा कि जैसे हम इससे पार निकलेंगे तो यहाँ पर आकर हमारे सिंगल लाइन में पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब पहले इन 3 को हम देखते हैं कि कैसे क्रम में। अब 3 रास्ते बटे 1 2 3, तो यह आपका कैसा क्रम है? समांतर क्रम। तो हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 3। तो C3 C4 C5, C3 C4 C5 का कौन सा क्रम है? समांतर क्रम में। अब समांतर क्रम में तो C डैश आपका होगा C3 प्लस C4 प्लस C5,
वैल्यू आपके पास कितनी है, वैल्यू आपके पास जो है 3 3 3 है, तो लिख लीजिए 3 + 3 यानी कि जोड़कर कितने हो गया 9 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो अब आप इन 3 की जगह इन 3 को भूल जाइए, इन 3 की जगह केवल ये आ चुका है। अब यहाँ पर जो ये है सिंगल आएगा वो, और ये क्योंकि इस रास्ते में केवल एक ही है, लेकिन इस रास्ते में कितने बन रहे हैं, 2, एक ही है और एक ही है, तो C2 एंड यो C डैश वाला किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में, क्योंकि इसके बाद तुरंत पड़ा है, रास्ता नहीं बटा, एक उधर एक इधर, केवल बिल्कुल एक ही लाइन में है। तो हम कह सकते हैं यहाँ कि C2 व C डैश का श्रेणी क्रम में। अब जब भी दो संधारित्र श्रेणी क्रम में हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लीजिए आप, ऊपर दोनों की गुना और नीचे दोनों का योग। तो C2 कितना है आपके पास 18 और C डैश आपके पास है 9, तो कितना होगा 18 + 9, ये आपके पास जुड़कर कितने हो जाएगा 18 × 9, 18 9 27, 9 3 27, 3 6 18, तो ये आपके पास बन जाएगा 6 माइक्रोफैराड। अब इस पूरी लाइन में अकेला कौन आ चुका है, ये। अब इस पूरी लाइन में जब अकेला आ चुका है तो ये और ये कैसे क्रम में है, समांतर क्रम में, चूंकि एक यहाँ से इधर है और एक इधर, यानी कि दो रास्तों पर अलग अलग पर है, तो समांतर क्रम। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ आपका कि एक तो ऊपर जो आया है C डबल डैश और दूसरा ये C6 का समांतर क्रम में, तो क्या होगा डायरेक्ट जोड़ देते हैं हम C डबल डैश C6। अब C डबल डैश की वैल्यू आपके पास कितनी है 6, C6 की भी कितनी है 6, तो कितना हो चुका है 12 माइक्रोफैराड। ठीक है ना। अब क्या देखते हैं हम, अब यहां पर आपका इस पूरे सर्किट में ये वाला, इस पूरे सर्किट में एक तो ये है और एक आपका C ट्रिपल डैश बन चुका है, तो मैं कह सकता हूँ कि C ट्रिपल डैश व C1, अब चूंकि इसके आगे तुरंत है, इसके आगे यहां पर लगेगा, अब सीधा आगे लगेगा तो कौन सा क्रम होगा श्रेणी क्रम, तो C ट्रिपल डैश व C1 का श्रेणी क्रम में क्या होगा C बराबर, अब अंतिम है ना तो C मान लीजिए, और मैंने आपको बताया है कि ऊपर गुना और नीचे तीनों का योग, तीनों को दोनों का योग, तो कितने कितने का है, एक आपका 12 का है और एक 4 का है, तो आपके पास जो C बन जाएगा 12 × 4 और नीचे आपका 16, 4 चौक 16 और 4 दिए 12, 3 माइक्रोफैराड। ठीक है ना। अब क्या करोगे आप, इसमें आपकी तुल्य धारिता बिंदु ए बी के बीच निकल चुकी है। उसके बाद इसने कहा कि जो 4 माइक्रोफैराड संधारित्र है उसकी प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए, यानी कि इसके जो आपका C1 संधारित्र है इसके बीच क्या करोगे आप, धारिता इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात करना, तो उसके लिए सबसे पहले आप इसमें आवेश निकाल लीजिए। आवेश का फॉर्मूला क्या होता है आपका, आवेश Q बराबर होता है C × V। C की वैल्यू आपके पास कितनी है 3 माइक्रोफैराड, अब माइक्रो का मतलब है 10⁻⁻⁶, और इसकी वैल्यू कितनी है V की, वो है आपके पास 2, तो कितना बन जाएगा 6 × 10⁻⁶ कूलाम। ठीक है ना। अब चलिए
नेक्स्ट क्या कह रहा है कि 4 माइक्रोफैराड संधारित्र प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर ये श्रेणी क्रम में बनेगा ना लास्ट में। अब श्रेणी क्रम में जो आवेश है वो समान रहता है, तो इसका मतलब इसके भी इस पर आवेश कितना होगा, ये Q ही होगा। तो आपके पास धारिता है, आवेश आपका कितना है, Q है, तो इसकी विभवांतर आप निकाल सकते हैं। यानी कि इसकी प्लेटों के बीच जो विभवांतर V1 होगा वो आपके पास क्या होगा, सूत्र होता है आपका C बराबर Q अपॉन V से V बराबर Q अपॉन C, यानी कि Q अपॉन C1, Q अपॉन C1। Q आपके पास कितना है, 6 गुना 10 की घात -6 है, और C1 कितना है, 4 माइक्रोफैराड। माइक्रोफैराड का मतलब ये, तो ये कट गया, ये काट दीजिए, तो V1 3/2 बन जाएगा, और ये होता है 1.5 वोल्ट। तो इस प्रकार क्वेश्चन को कीजिए, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपके 2 संधारित्र भी है लगे हुए और 2 प्रतिरोध भी, तो इसलिए क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल है लेकिन आसान है, बस आपको ध्यान से देखना है। अब क्वेश्चन में आपको क्या क्या दे रखा है, आपके पास 2 संधारित्र है, मतलब उनकी धारिता है आपके पास, और 2 ही आपके पास क्या है, प्रतिरोध है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को। एक तो आपको संधारित्रों पर संचित आवेश की गणना करनी है, ठीक है, और उसके बाद आपको, इसका मतलब है कि 4 माइक्रोफैराड संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर भी ज्ञात करना है। चलिए तो करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर ये है आपका 4 या 2 कह लीजिए, वो आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट था। अब इसमें आपको क्या क्या करना है देखिए। सबसे पहले आप इसमें धारा निकाल लीजिए। क्या निकाल लेंगे, धारा। ये आप जानते हैं कि ये आपका R1 है, R1, और ये आपका R2 है, ये आपका C1 है, और ये आपका C2 है। ये आपका आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल r, ठीक है, E की वैल्यू है। तो सबसे पहले जब हम इसे निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसकी धारा निकाल लीजिए। अस्थाई अवस्था में धारा, तो I बराबर क्या होगा, आप जानते हैं E अपॉन टोटल R होता है। अब आपके पास यहाँ क्या है, इस बैटरी के साथ ये सब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो सिंपल सी बात है कि आपका R1 प्लस R2 और प्लस स्मॉल r बन जाएगा भाई, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। अब ऊपर आपके पास कितना है, E आपके पास है 20, R1 आपके पास है 4, R2 आपके पास है 5, और ये आपके पास है 1। तो I जो आ जाएगा आपके पास 20, 5 4 9 और 1 10। तो आपके पास 2 एम्पीयर की धारा बन चुकी है। यानी कि इस प्रतिरोधों में कितने एम्पीयर की धारा बह रही है, 2 एम्पीयर की धारा बह रही है। तो इन बिंदु A और B के बीच आप वोल्टेज निकाल लीजिए, यानी कि VAB निकालनी है आपको। तो हम कह सकते हैं यहाँ कि जब VAB निकालोगे तो क्या होगा, V बराबर R बराबर V अपॉन I से, R बराबर V अपॉन I से V बराबर हो जाएगा I इंटू R। तो I इंटू R का मतलब क्या है, R1 प्लस R2। चूँकि इस AB में एक प्रतिरोध ये है, बस एक ही है, तो I की वैल्यू कितनी है, 2, ये 4, ये 9, सॉरी 4 है, 5 है, तो कितना बैठेगा, 2 4 और 5 9। तो आपके पास जो VAB है वो 18 वोल्ट बन चुका है। यानी कि इन 2 बिंदुओं के बीच जो वोल्टेज है वो कितनी है, 18 वोल्ट। जितनी वोल्टेज यहाँ होगी उतनी ही वोल्टेज इस और इस बिंदु के बीच होगी।
तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों बिंदुओं के बीच जो वोल्टेज है वो हमने निकाल ली है। अब ये कैसे क्रम में है, C1 व C2 का श्रेणी क्रम में। तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, C1 गुना C2, C1 प्लस C2। तो आपके पास 4 का है, 6 का है, 4 प्लस 6, तो 6 चौक 24 और बटे 10। तो भाग देकर C कितना आ जाएगा, 2.4 माइक्रोफेड। ठीक है ना इतनी कहानी। तो आपके पास टोटल C है, टोटल VAB आपके पास है, तो आवेश निकाल लीजिए। तो आवेश Q क्या होगा, C इंटू B मतलब AB। C की वैल्यू 2.4 है और VAB कितना है आपके पास, 18 है। तो 18 चौक 72 का 2 का से लग गया 7, 18 दूनी 36, 36 और 7 कितना 43.2 माइक्रो कूलाम बन जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये आपका 2.4 का अहमियत है माइक्रोफेड में, तो बन जाएगा आवेश आपका इतना। अब चूंकि दोनों ही श्रेणी क्रम में है तो इस पर भी आवेश Q इतना ही होगा और इस पर भी आवेश Q इतना ही होगा। तो संधारित्र पर संचित आवेश आपने निकाल लिया है। उसके बाद आपको क्या निकालना है, 4 माइक्रोफेड संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर। तो कैसे निकालेंगे, आपके पास Q है, C भी है, तो आप कह लीजिए कि V1 आपको फाइंड करना है। यहाँ पर कैसे फाइंड करेंगे V1, अब आप जानते हैं कि आपके पास जो फॉर्मूला होता है C बराबर Q अपॉन V से V बराबर Q अपॉन C बनेगा, ये बनेगा ना। तो V1 बराबर बन जाएगा Q बटे C1। Q की वैल्यू 43.2 है माइक्रो कूलाम। C1 की वैल्यू आपके पास 4 है माइक्रोफेड, तो माइक्रो से माइक्रो खत्म, 4 एकम 4, यह बैठ जाएगा आपका 4 अठे 32, तो 10.8 वोल्ट इस 4 माइक्रोफेड संधारित्र पर वोल्टेज कितनी आ जाएगी, 10.8 वोल्ट। ठीक है ना, ये क्या है आपके पास 4 माइक्रोफेड संधारित्र की प्लेटों के बीच धारिता। तो ये आपके 4 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। लगभग इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप सभी प्रकार के कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। मैंने आपको दोनों बता दिए हैं। कोई बहुत ही सर्किट वाला जिसमें बहुत सारे संधारित्र लगे हो, उसमें तुल्य धारिता निकलवा रहा हो और उसके बाद आवेश निकलवा रहा हो, या 4 माइक्रोफेड संधारित्र या कोई से भी संधारित्र पर वोल्टेज निकलवा रहा हो, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। फिर आपको कोई ऐसा सर्किट दे रखा हो कि जिसमें संधारित्र भी लगे हुए हो और आपके क्या लगे हुए हो, प्रतिरोध भी लगे हुए हो, तो उसको आप कैसे करेंगे, तो ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, चलिए एक क्वेश्चन छोटा सा मैं और कर दूं। मैं इसको साफ कर रहा हूँ। एक सर्किट का क्वेश्चन मेरे याद आ चुका है। अब आपको 4 क्वेश्चन ये हैं और एक क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा। तो आपका कुछ ऐसा सर्किट है, देखिए अगर याद आ गया तो कर देंगे, वरना फिर अगले क्लास में करेंगे। आपके पास एक संधारित्र है 4 माइक्रोफेड का, उसके साथ एक प्रतिरोध लगा है 10 ओम का। ठीक है, यहाँ पर एक बैटरी जुड़ी हुई है, ये आपकी 2 वोल्ट की बैटरी है और इसके साथ
एक आंतरिक प्रतिरोध है जिसकी वैल्यू है 0.5 ओम, और यहाँ पर लगा है एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R 2 ओम का। तो वो इस 4 माइक्रोफेड के संधारित्र पर वोल्टेज पूछ रहा है, यानी कि इस पर आपको क्या ज्ञात करनी है, वोल्टेज विभव। मैं लिख सकता हूँ कि 4 माइक्रोफेड संधारित्र पर, देखिए वोल्टेज की जगह आपको आवेश की गणना करनी है। तो मैं क्वेश्चन ये क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा अलग क्वेश्चन है, तो करते हैं। अब इसमें बस एक लॉजिक है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे आपका बैटरी है ये, और इस बैटरी से कौन जुड़ा है, संधारित्र। संधारित्र के साथ लगा है एक प्रतिरोध। तो जब ये संधारित्र बिल्कुल पूर्ण रूप से आवेशित हो जाएगा तो इस प्रतिरोध में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। ये बस लॉजिक है, ध्यान रखना है कि जब यह संधारित्र पूर्ण रूप से आवेशित हो जाएगा तो इस प्रतिरोध में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। मतलब ये मान लीजिए कि संधारित्र के साथ जो भी प्रतिरोध लगा होगा वो किसी काम का आपके नहीं होगा। तो अब इसको तो आप भूल जाइए कि यहाँ पर है, तो आपके पास बैटरी के साथ एक ये लगा है और एक ये, तो आपका कुल प्रतिरोध कितना है, इसे आप R1 नाम दे दीजिए। ये आपके क्या है, स्मॉल r है। तो जो r है आपके पास वो कितना है, R1 प्लस स्मॉल r, क्योंकि आपका श्रेणी क्रम है। तो ये आपका 2 और ये 0.5, तो 2.5 ओम है। ठीक है ना इतनी बात। आपके पास वोल्टेज कितनी है, ई है आपके पास, ये वैल्यू आपकी जो है वो 2.5 वोल्ट है। तो ये भी कितनी है, 2.5 वोल्ट। अब हमें क्या करना है, हमें निकालनी है धारा। तो यहाँ पर आप धारा निकाल लीजिए। तो जो धारा होगी I बराबर वो होगी E/R। E की वैल्यू कितनी है, 2.5। R की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2.5। तो ये कटकर कितना बन जाएगा, 1 एम्पियर बन जाएगा। यानी कि इस पूरे सर्किट में कितनी धारा है, 1 एम्पियर की। यदि आपको इस R1 के सिरों पर वोल्टेज निकालनी है, क्योंकि जितनी वोल्टेज यहाँ पर होगी उतनी ही वोल्टेज यहाँ पर होगी, तो R1 के सिरों पर विभवांतर आपका जो V1 होगा वो कितना होगा, I इंटू R1। आपके पास I कितनी है, 1, R1 आपके पास कितना है, 2, तो 2 वोल्ट आ चुका है। यानी कि आपके पास इस और इसके सिरों के बीच जो वोल्टेज है वो कितनी है, 2 वोल्ट। बस आपका काम खत्म। अब धारिता आपके दे रखी है कितनी, 4 माइक्रोफेड। तो आवेश आपको निकालना है, तो कैसे निकालोगे, आवेश Q बराबर C इंटू V। अब V1 मान लीजिए आप, तो C कितना है, 4, V1 कितना है, 2, तो 8। अब ये माइक्रोफेड में था तो 8 माइक्रो कूलाम में इसका क्या आ जाएगा, आवेश आ जाएगा। आशा करता हूँ आज के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। बस ये ध्यान रखिए कि इन क्वेश्चनों का आप नोट्स बनाते रहे, इन पर आधारित आपके बुक्स में जितने भी क्वेश्चन है वो करते रहे। और यदि कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपसे हल नहीं हो रहा, तो उसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका हल हम किसी न किसी वीडियो में आपको दे देंगे। अब यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, आपके लिए फ़ायदेमंद हो, तो सभी बच्चों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करना न भूलें और सभी बच्चों पर अधिक से अधिक संख्या में इस वीडियो को शेयर भी कर दें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।